हेलो दोस्तों, हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर तीसरा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम दो रिएक्शन समझ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक यहाँ पर दे दूंगा और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे रिएक्शंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके अलावा ये 10th के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से, तो उस रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो आपको एक बंदा किसी जॉब पे बैठा हुआ है और वहां से कोई सैलरी पा रहा है। अब उसी जॉब के लिए एक दूसरे बंदे ने अप्लाई किया जो उससे ज़्यादा टैलेंटेड और कम पैसे में भी काम करने की कोशिश करेगा, तो कंपनी क्या करेगी, इमीडिएटली उस बंदे को वहां से हटा देगी और नए बंदे को सब्सटीट्यूट कर देगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है पहले वाले से। तो यहाँ पर भी जब हाईली रिएक्टिव आएगा तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का। हाई रिएक्टिव ही लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग ये छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद कर ले तो हमें कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई एलिमेंट टॉप पर है तो उसकी रिएक्टिविटी हाई है, और जो बॉटम पे है उसकी रिएक्टिविटी लो है। तो जो हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं वो तो तुरंत डिस्प्लेस कर देंगे दूसरे एलिमेंट को, लेकिन जो लो रिएक्टिव वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है सबसे टॉप पे पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और ये सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को सबको डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्यूशन से। वही सोडियम पोटेशियम को तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट को सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम ऊपर के 3 एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट नीचे के सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह से कॉपर की बात करें तो कॉपर ऊपर के एलिमेंट किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे सिल्वर, मरकुरी, गोल्ड और प्लेटिनम, इनको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आयरन और कॉपर की बात करूं तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमें यह समझ में आ गया कि आयरन कॉपर को अगर इजीली डिस्प्लेस कर लेगा तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले डेफिनेशन की बात कर ले प्रॉपर। तो कह रहा है मैंने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन होगा ये हमेशा एक सोल्यूशन के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन कराने की कोशिश करी कि आयरन को देखा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, हमने चेक कर लिया रिएक्टिविटी सीरीज में। अब इसको रिएक्शन करा के चेक कर रहे हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई पता तो चल जाएगा रिएक्टिव है या नहीं है। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्टिव है, और अगर नहीं रिएक्शन होता है इसका मतलब रिएक्टिव नहीं है। तो हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या देखा हमारी ऑब्जर्वेशन कि नया कंपाउंड बन गया FeSO4 और साथ में निकल गया Cu। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में समझे, यानी कि यहाँ पे सब समझ में आ रहा है कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और उसने उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब इस रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में समझे तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है तो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जब सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो वो ब्लू कलर का होता है। आपने क्या किया, उसमें एक लोहे की कील डाल दी, ठीक है, जो कि ग्रे कलर की थी। तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने एक लोहे की कील डाल दी, यानी कि आयरन का एक नेल डाल दिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि FeSO4 बन रहा है। आपको पता कैसे चला, कलर फेड होने लगा, कलर चेंज होने लगा। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो चेंज होकर ग्रीन में कन्वर्ट होने लगा और नया कंपाउंड बन गया FeSO4। इससे ये पता चल रहा है कि आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और नया कंपाउंड बन गया। अब इसमें दूसरा क्या होगी, जो लोहे की कील थी उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर भी आपको दिखाई देगी। जो कॉपर निकल रहा है वो सारा का सारा लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन थी। टीचर आपसे पूछते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपकी क्लास 10th में, कि क्या ऑब्जर्वेशन होती है जब लोहे की कील को एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है कि व्हेन वी पुट आयरन नेल ऑन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, विच इज ब्लू इन कलर, फेडेड टू green color or changes to green color because new compound is formed, ferrous sulfate, and this reaction is known as displacement reaction, and reaction shows the iron is more reactive than copper। तो आयरन यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का अगला जो एग्जांपल है इसमें हम देख रहे हैं
कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है जैसे हमें पता है, उसको जिंक के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे साफ दिख रहा है मुझे कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जिंक भी बड़ी आराम से कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला तो इसने ZnSO4 बनाया और साथ में कॉपर निकल गया। अब यहाँ पे कलर भी इंडिकेशन याद रखिए कि ऑब्जर्वेशंस में कलर अपने क्या क्या आ रहे हैं। तो ब्लू कलर का जो अपना कॉपर सल्फेट था उसको सिल्वरी वाइट जिंक में हमने डाल दिया, तो जो कलर में चेंज आया वो कलर ब्लू कलर से क्या हो गया, आपका कलर चेंज हो गया कलरलेस। सब्सटेंस का जो सोल्यूशन बना, न्यू सोल्यूशन जो फॉर्म हुआ उसका कैसा हो गया, कलरलेस। तो ये कलरलेस सोल्यूशन अपना क्या बन गया, ZnSO4 का बन गया। पहले कैसा था, ब्लू कलर का। अगली रिएक्शन की बात करें अगर CuCl2 को, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ध्यान देना कॉपर क्लोराइड कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो बच्चों को याद होता है यार कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, कॉपर क्लोराइड का कलर भी ब्लू मार के चले आते हैं, बेवकूफ़ी है। ध्यान देंगे कलर ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम में कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है क्योंकि टीचर को पता है कि वो कॉपर सल्फेट का ब्लू है तो इसका भी ब्लू ही लिख कर आएगा, बट इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। अब इसको अगर हमने लेड के साथ रिएक्शन कराया तो देखा था कि लेड भी जो है वो अपना ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, इसका मतलब लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसकी पोजीशन से उसको हटा देगा और बन जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कलरलेस, और साथ में कॉपर बाहर निकले, यानी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अगले रिएक्शन की बात करें तो आयरन ऑक्साइड को हमने रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम भी देख रहे थे कि अपना ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और यहाँ पे एल्यूमिनियम में आयरन को उसकी पोजीशन से हटा दिया और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब ये एक रिएक्शन बहुत ही खास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है थर्मिट रिएक्शन। ध्यान देंगे, थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन निकलता है ये मोल्टन फॉर्म में निकलता है, मोल्टन यानी कि पिघले हुए फॉर्म में निकलता है। अब ये मोल्टन आयरन का यूज क्या होता है, इसका जो यूज़ है वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसका मोस्टली यूज होता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को जोड़ना होता है वहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन के मिक्सचर को वहाँ पे रख दिया जाता है और हीट किया जाता है, तो इमीडिएटली यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो आयरन निकलता है वो पिघले हुए फॉर्म में निकलता है, जिसकी वजह से लोहे को जोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो आयरन निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, मोल्टन, और ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल भी है। अगला बात करें FeHCl के साथ रिएक्शन करें तो हमें पता है कि Fe जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हमने याद कर लिया तो हमें कभी दिक्कत नहीं होनी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन जो है यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी कि आयरन काफ़ी ऊपर है, तो यानी कि रिएक्शन 100% होने ही वाली है। तो Fe हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा FeCl2 और साथ में निकला हाइड्रोजन गैस। अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन जो गैस निकलती है उसकी टेस्टिंग कैसे करते थे, उसके पास अगर जलती हुई कैंडल लेके जाएं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। अगर आपको पता था तो मेरे इस लिखने से पहले आप कमेंट कर देना कि हाँ सर ये वाला साउंड निकलता है, पॉप साउंड निकलता है। अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है व्हाट विल फॉर्म, क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, और आपको पता लगाना कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और नहीं होगा, और होगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलो पहले रिएक्शन की बात करें। लिखा है कॉपर प्लस HCl, क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो। कई बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट बना भी चुके हैं और बना चुके हैं, तो बिल्कुल बना लो। अगर आपको बनाना आता है तो यहाँ पे सारे आंसर लिख दो अपने सीट पे जहाँ पे आपने नोटबुक लिया है, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना कि हाँ ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे समझो, पहले वाला रिएक्शन अगर आप कर चुके हैं तो गलत कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं कि कॉपर जो है वो अपना लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पे गौर करें तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। यानी कि मैंने बताया था कि ज़्यादा रिएक्टिव हमेशा कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, कभी भी कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप एक पोस्ट पे बैठे हैं या आपने एक बंदा हायर किया जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है,
पैसे भी ठीक ठाक ले रहा है, और दूसरा बंदा उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, पैसा भी ज़्यादा मांग रहा है, तो क्या आप उसको रख लेंगे? नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, लो रिएक्टिव कभी भी हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो पहले वाले रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट बना चुके तो उसे काट दो, बोलो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाली। और रीजन क्या है कि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। दूसरे वाले देखिए तो बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्टिव ज़्यादा है, बहुत ऊपर बैठा हुआ था, यानी कि रिएक्शन बड़े आराम से बनेगा। और क्या बनेगा? MgCl2। कोई MgCl मत बना लेना, यहाँ पर वैलेंसी का पूरा खेल होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसपे किस तरह से कंपाउंड बनते हैं, वैलेंसी का क्या खेल होगा और जिसकी वजह से कंपाउंड इजीली बन जाते हैं, तो वो हम लोग एक न्यू वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग याद कर लेंगे कि Mg प्लस HCl MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा Fe प्लस ZnSO4, अगर यहाँ पे भी प्रोडक्ट बना चुके हो तो काट दो उसे। क्यों काटना है? क्योंकि यहाँ पर जो Zn है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब Fe लेस रिएक्टिव है Zn से, तो यानी कि Zn से उसकी पोजीशन से नहीं हटा पाएगा आयरन, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। अगले की बात करें तो Fe प्लस Na2SO4, बिल्कुल ये वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि Fe अपना बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है सोडियम के साथ, तो यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। होप सो आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा, ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या हमने पढ़ाया। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रॉपर आपको तरीके से समझाया, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा खेल है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को याद हो गया तो चुटकियों में काम कर लेंगे, बट मेरे पास इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, हंसना मत, ठीक है? अगर हंसी आए तो प्लीज़ कमेंट में करना, या नहीं तो ये देखो ये क्या लिखा है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हटके और अलग से। ठीक है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हटके अलग और पाता है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, आप अपना नया भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये अगर याद कर लिया तो आपको रिएक्शंस करने में कभी दिक्कत नहीं। आप कम से कम ये तो बता पाएंगे 100% कि ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसी आ जाती है कभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।